यस, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने बनाए, किसको एप्लीकेबल है, वो सारे टॉपिक्स कौन से मॉड्यूल में है? मॉड्यूल 1, फ्रेमवर्क, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस, इंट्रोडक्शन ऑफ एस। तो वो हम बाद में करने वाले हैं क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चंस रेयर आते हैं, आए तो भी 5 मार्क्स के लिए वगैरह आते हैं, ठीक है। सो वो जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको डायरेक्टली बैच के एंड में बताने वाली हूँ। सो फ्रेमवर्क, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस। सो एप्लीकेबिलिटी में मतलब जैसे हमने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट एस री एप्लीकेबल है सारे कंपनीज के लिए एक्सेप्ट 4 कंपनीज, इस टाइप का टॉपिक है वो, ओके इसलिए वो बाद में करेंगे। डायरेक्टली मेनली हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले स्टडी करेंगे, देन वो फ्रेमवर्क वगैरह। सो एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो चैप्टर 5 में है। उसमें पहला यूनिट है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री करके एक टॉपिक था फाउंडेशन में, सो मोस्ट वही टॉपिक है ये, ओके। सो लर्निंग आउटकम्स में डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वो था फाउंडेशन में। देन मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, व्हाट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, व्हाट इज एक्सक्लूडेड, कॉस्ट फॉर्मूले एंड टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। सो इंट्रोडक्शन देखो, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्रीज इज प्रिस्क्राइब्ड इन AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज विच प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू एट विच inventories are carried in the financial statements until related revenues are recognized. So AS2 जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री नाम है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्वेंट्रीज की कैसे करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्रीज, इसका गाइडेंस आपको मिलेगा AS2 में। सो ये गाइडेंस एक्चुअली अकाउंटेंट के लिए होता है एंड एज एन ऑडिटर आपको चेक करना है उसने AS2 लगा के ही वैल्यूएशन किया है इन्वेंट्रीज का या नहीं। इसलिए आपको अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने चाहिए। आप बोलोगे मैम वो अकाउंटेंट को करना है तो हमें सीख के क्या फ़ायदा, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा कि उसने करेक्ट किया है या नहीं। एंड ये ऑडिट करते वक्त जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज फॉर अकाउंटिंग, सो अकाउंटेंट के लिए है, वैसे ऑडिट करते वक्त ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है। सो वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके आपको ऑडिट करना पड़ेगा। सो उसमें क्या होता है, नम्रता ने ऑडिट किया क्या, प्राजक्ता ने किया क्या, सुकेश ने किया क्या, सेम ही ऑडिट होगा। क्यों? क्योंकि आप तीनों ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो, अगेन विच आर इशूड बाय ICAI, ओके। सो इसका मतलब क्या है, CA को AS भी पता होने चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लगा के आपको क्या करना है, ऑडिट करना है। सो AS2 में AS2 फॉलो किया है या नहीं अकाउंटेंट ने, तो उसको चेक करने के लिए आपको देखना है कि AS2 गाइड कर रहा है, विच प्रोवाइड्स गाइडेंस टू अकाउंटेंट फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है वो AS2 ने बताया। कब तक? Until related revenues are recognized। रिलेटेड रेवेन्यू कब मिलेगा? जब आप इन्वेंट्री सेल करोगे। सेल करने के बाद AS9 एप्लीकेबल हो जाता है। AS9 इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सो सेल तक AS2, सेल होने के बाद AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन कॉस्ट फॉर्मूला, ओके याद है फीफो लीफो, दैट इज कॉस्ट फॉर्मूला that are used to assign cost to inventories and any written down thereof to NRV, net realizable value। inventories की definition आपको याद आएगी। AS2 defines inventories as assets held for sale in the ordinary course of business, मतलब आपके traded goods, finished goods और assets held in the process of production for such sale, हाँ WIP रॉ मटेरियल, और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स, ओके। कंजम्पशन फॉर एसेट्स हेल्ड फॉर कंजम्पशन। सो हमारा अगर शर्ट है इन्वेंट्री तो शर्ट में कंजम्पशन होता है बटन्स का, थ्रेड्स का, सो दैट थ्रेड एंड बटन्स, ओके, हुक्स, बटन,
और चेन, थ्रेड, ये सब कंज्यूम हुए ना उसमें। एंड रॉ मटेरियल क्या था, अगर आप कॉटन का शर्ट बना रहे हो तो कॉटन रॉ मटेरियल, सिल्क का बना रहे हो तो सिल्क, जूट का बना रहे हो तो जूट, ओके, खादी का बना रहे हो तो खादी इज रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल आपने यहाँ पर कवर अप किया है ना सेकेंड बुलेट में। एंड थर्ड बुलेट में आप क्या कर रहे हो, कंज्यूमेबल्स। सो एग्जाम्पल समझा आपको, शर्ट्स के केस में दिया मैंने। तो वैसे ही अदर गुड्स का आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो। एंड वो बोल रहे हैं इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स। सो फॉर एग्जाम्पल आपने आपके मोबाइल के साथ कुछ आता है या सिर्फ मोबाइल आता है, चार्जर, तो वो मेंटेनेंस के लिए आया ना, मेंटेनेंस सप्लाईज। तो आप अगर मोबाइल के वेंडर हो तो आप उसके साथ चार्जर का भी इन्वेंट्री रखोगे। और क्या आता है, हेडफोन्स आते थे, हाँ करेक्ट। स्क्रीन गार्ड आता है, अभी तक आता है, धीरे धीरे वो भी परचेस करना पड़ेगा। सो ये सब मेंटेनेंस सप्लाईज हुए। सो आपको सिर्फ मोबाइल का स्टॉक रख के नहीं चलेगा, उसके साथ आपको किसका स्टॉक रखना पड़ेगा, ये मेंटेनेंस सप्लाईज का भी, ओके। आपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर परचेस की तो उसके साथ कुछ आता है क्या, या सब परचेस करना पड़ता है, कवर वगैरह, कवर आता है, सीट कवर नहीं, और वो रेन के लिए जो बाहर कवर पहनते हैं वो भी नहीं आता। फिर क्या आता है, लूज टूल किट भी नहीं आता है। मैंने जब एक्टिवा ली थी तो ये सब मिला था मुझे फ्री में, टूल किट था, फर्स्ट एड बॉक्स था, उसके बाद कवर भी था, मतलब धूप और बारिश के लिए कवर अप करना पड़ता है, वो कवर भी था। सीट कवर मतलब होता ही था, मतलब ऐसे अलग से नहीं हम परचेज करते थे। सो जैसे मोबाइल्स के साथ हेडफोन्स वगैरह ऑलरेडी, मतलब कुछ कभी अलग से परचेस नहीं किया हेडफोन्स वगैरह। सो ये सब पहले आता था, तो आपको वो अभी परचेस करना पड़ता है अलग से। तो इसलिए अगर आपका 2 व्हीलर के मैन्युफैक्चरर हो आप, या 4 व्हीलर्स के, तो उसके साथ ये भी आपको स्टॉक ही है, वो आपका इन्वेंट्री है वो, तो इसका भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। बट अदर देन मशीनरी स्पेयर्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पीपी। सो जो पीपी के डेफिनेशन में आता है वो इन्वेंट्री के डेफिनेशन में आएगा क्या, इधर और होगा ना, ये मेरा पीपी भी है, यही मेरा इन्वेंट्री भी है। सो अदर देन पीपी जो मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स है वो इन्वेंट्री में आएंगे। समझा डेफिनेशन। इन्वेंट्रीज एनकम्पास गुड्स परचेस्ड एंड हेल्ड फॉर रीसेल, मतलब ये ट्रेडर है ना, ट्रेडेड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मर्केंडाइज गुड्स परचेज बाय अ रिटेलर एंड हेल्ड फॉर रीसेल, और लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रीसेल। सो जो जिसका काम यही है कि लैंड परचेज करना एंड सेल करना या रेंट पे देना, ओके, रेंट पे अगर दी तो वो पीपी हो गई ना उसकी, लैंड परचेज करके सेल की, परचेज करके सेल की, इतना ही काम है, तो उसके लिए लैंड इन्वेंट्री हो गई। एंड हमारे लिए लैंड पीपी है क्योंकि हम वो बिजनेस नहीं कर रहे, करेक्ट। सेम विथ प्रॉपर्टी, परचेज करके रीसेल की, परचेज करके रीसेल की, तो मेरे लिए प्रॉपर्टी इन्वेंट्री बन गई। इन्वेंट्रीज ऑल्सो इंक्लूड फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, वर्क इन प्रोग्रेस बीइंग प्रोड्यूस्ड by the enterprise, and include materials, maintenance, supplies, consumables and loose tools awaiting use in the production process. Loose tools मतलब स्क्रू वगैरह, स्क्रू ड्राइवर, ओके। सो स्क्रू ड्राइवर में भी पीपी हो सकता है। आप स्क्रू ड्राइवर नहीं से करने, स्क्रूज डालने वाले हो ना आप, अगर 2 व्हीलर बना रहे हो, 2 व्हीलर में स्क्रूज डालोगे, वो कैसे डालोगे, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर और एनी मशीन,
तो वो मशीन नहीं सेल करने वाले आप टू व्हीलर के साथ, कि आपका स्क्रू अगर गया ना तो ये मशीन भी लो इसके साथ, उस मशीन के साथ आप स्क्रू लगा सकते हो, तो वो वाला मशीन आप नहीं सेल करने वाले हो, सो वो पीपीई में गया। सो हर बिजनेस का स्टडी करके आपको प्रैक्टिकली समझेगा कि ये इन्वेंट्री है या पीपीई है। अगर कस्टमर को आप वो टूल किट दे रहे हो, ओके, टूल किट जो टू व्हीलर फोर व्हीलर्स के साथ आता है, स्टेपनी आती है फोर व्हीलर में, तो वो इन्वेंट्री है, वो सेल हो रहा है ना, ओके। सो जो सेल होने वाला है विथ मेन प्रोडक्ट कार, तो वो इन्वेंट्री है, ओके। बट उस कार को आप पेंटिंग कर रहे हो विथ सम मशीन, मैनुअल पेंटिंग नहीं चल रहा है, विथ सम मशीन, तो जो जिस मशीन से पेंटिंग हो रहा है वो मशीन क्या है, पीपीई है। सो वो बाइफर्केशन एक बार आपका करेक्ट आ गया तो ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इन्वेंट्री को एस 2 एप्लीकेबल है, पीपीई को एस 10 एप्लीकेबल है, ओके। सो ये आपको बिजनेस, हर बिजनेस का स्टडी करके फाइंड आउट करना पड़ेगा वेदर इट इज पीपीई और इन्वेंट्री, करेक्ट। सो अगर आपका क्लाइंट ट्रेडर है तो उसके पास सिर्फ ट्रेडेड गुड्स इतना ही इन्वेंट्री होगा, बल्क में शर्ट्स खरीदो, रिटेल में सेल करो। बट आपका क्लाइंट मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास क्या क्या इन्वेंट्री होगा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, ओके, तो बहुत सारा इन्वेंट्री होगा, ओके। अगर आपका क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल लीगल कंसल्टेंसी देता है वो, या आर्किटेक्ट है, लॉयर है, डॉक्टर है, तो कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर खुद के पास के मेडिसिन देते हैं कि ये 4 मेडिसिन लो और ये प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिकल शॉप से लो, तो जो खुद के पास से मेडिसिन दिए उसने, तो उसका स्टॉक उसको रखना पड़ेगा, ओके। सो कभी कभी सर्विस इंडस्ट्री में भी स्टॉक हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल नोट्स जो मिले आपको, तो नोट्स का स्टॉक मोरेसन ने रखा होगा, ओके। सो सर्विस इंडस्ट्री में भी कभी कभी स्टॉक आ सकता है, ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में क्या होगा, जो कंसल्टेंसी दे रहा है, कुछ इन्वेंट्री नहीं, सिर्फ ये और लैपटॉप, सिर्फ बातें करनी और पैसे लेने, ओके। नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, सेकेंड हैंड लैपटॉप यूज करके 15,000 का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके दे सकते हो। सो 15,000 के इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस चल पड़ेगा। डॉक्टर ऐसे कर सकता है? डॉक्टर के इक्विपमेंट्स की वैल्यू पता है आपको? अगर कोई आपका फ्रेंड डेंटिस्ट बन गया, उसको स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस, वेदर दैट डेंटिस्ट कैन स्टार्ट प्रैक्टिस विथ अ कैपिटल ऑफ 15,000। सो हम कितने अच्छे फील्ड में आए हैं। आप तो पहले क्लाइंट से ही 15,000 ले सकते हो। योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड कैपिटल, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रिकवर हो गया आपका, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ऐसे रिकवर होगा, बाकी पूरा प्रॉफिट है, कुछ भी कहाँ पर भी उड़ा सकते, क्योंकि हमारे बिजनेस में सिर्फ कंसल्टेंसी है। इंटरप्रेट करो लॉ को और बताओ उनको। सो लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉ, टैक्स, ठीक है। सो ये जो है वो अगेन लॉ ही तो है ना। अकाउंट्स करते वक्त क्या रूल्स फॉलो करने हैं। अभी बीकॉम वाले बंदे ने अच्छे से स्टडी किया रहता तो आपके पास आता क्या, बट उसने नहीं किया बीकॉम वाले बंदे ने, तो वो अकाउंटेंट बन गया, हम चार्टर्ड बन गए, ओके। सो मैन्युफैक्चरर का आपको समझा, इन्वेंट्री बहुत होता है, ट्रेडर का थोड़ा कम, एंड सर्विस प्रोवाइडर का हो सकता है या नहीं भी हो सकता,
सो जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CA में, जिसको पहले आप CWA बोलते थे, तो CA में किनको लगेंगे ज़्यादा? मैन्युफैक्चरर्स को, एंड उसके बाद ट्रेडर्स को, खत्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किसको लगेंगे? सभी को। ओके, सो इन्वेंट्रीज डू नॉट include spare parts, servicing equipment and standby equipment which meet the definition of PPE AS 10, which meet the definition of PPE as per AS 10 PP. Such items are accounted in accordance with AS 10 PP. Following are excluded from the scope of AS 2. सो AS2 में क्या आता है वो उन्होंने बताया, अभी क्या नहीं आता है। एक्सक्लूडेड में क्या 4 लोग एक्सक्लूडेड है। ओके, ए वाला देखो कौन एक्सक्लूड है? वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ पार्ट कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स बीइंग कवर्ड अंडर AS7 अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आधे अधूरे काम आपने तो देखे ही होंगे, रीडेवलपमेंट्स इतने चल रहे। सो जो आधी अधूरी बिल्डिंग बनाई है वो एक्चुअली इन्वेंट्री है टेक्निकली फॉर बिल्डर, क्योंकि बिल्डर के लिए इन्वेंट्री क्या है? बिल्डिंग ना, हमारे लिए वो PPE है। बट बिल्डर का बिजनेस क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, सेल करना, कंस्ट्रक्ट करना, सेल करना। तो टेक्निकली वो इन्वेंट्री है बिल्डर के लिए, बट बिल्डर का बिजनेस ही कुछ खास है, तो उसके लिए कुछ खास AS है, AS7 अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हो, तो एक मोबाइल बनाने के लिए आपको 2 साल लगेंगे क्या? रिसर्च डेवलपमेंट नहीं बोल रही हूँ हाँ मैं, रिसर्च करके हो गया आपका आईफोन क्या 15 क्या लेटेस्ट आईफोन है, वो रिसर्च करके रेडी है कि ऐसे बनाना है, अभी उसको प्रोडक्शन में डालना है आपको, मतलब करोड़ों क्वांटिटी अभी आपको प्रोड्यूस करनी है। तो एक मोबाइल बनने के लिए 2 साल नहीं लगेंगे, करेक्ट? आपका अगर इसका सैक बैग्स का बिजनेस है तो एक बैग बनने के लिए 2 साल नहीं लगेंगे। सो ये जो बिजनेस है ये एक अकेला बिजनेस है जिसकी इन्वेंट्री बनने के लिए 2 साल लगते। बिल्डिंग, इनका बिजनेस अलग है इसलिए इनका स्टैंडर्ड भी अलग है। मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर लग रहा है उनका इन्वेंट्री बनने के लिए। ओके, सो इनका स्टैंडर्ड कौन सा है? AS10 AS7 अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन्वेंट्री ही है, फिर भी उसको AS2 एप्लीकेबल नहीं है, उसको AS7 एप्लीकेबल है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इन्वेंट्री है फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल सीमेंट lying at the site should however be covered by AS2. ओके, सीमेंट होगा ना उनके पास, बिल्डर के पास, सो सीमेंट का अकाउंटिंग होगा एज पर AS2, बट जो आधी अधूरी बिल्डिंग है उसका अकाउंटिंग होगा एज पर AS7, करेक्ट। बी देखो, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, that is cost of providing a part of service. So जैसे मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर के केस में, ट्रेडर के तो नहीं, मैन्युफैक्चरर के केस में WIP होती है, वैसे सर्विस प्रोवाइडर के केस में भी WIP होगा। आप ऑडिट कर रहे हो, आपका ऑडिट चालू है, 1 महीना आप ऑडिट करने वाले हो उस कंपनी का, आज सिर्फ 10 दिन हुए हैं ऑडिट करके, तो वो क्या हुआ? वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। सो आधा अधूरा ऑडिट कवर है क्या AS2 में, या एक्सक्लूडेड है? एक्सक्लूडेड है, तो क्योंकि हम एक्सक्लूडेड के लिस्ट कर रहे हैं ना, बी में आ गए हम। सो दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ पार्ट ऑफ सर्विस।
आपने आधा ऑडिट किया है तो आधी ऑडिट फी ये कॉस्ट हुई, आपने 80% ऑडिट किया है तो 80 टोटल फी का 80% कॉस्ट हुई ना उसकी। सो एग्जाम्पल देखो उनका, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ शिपिंग कंपनी जो फ्यूल एंड स्टोर्स नॉट कंज्यूम्ड at the end of the accounting period is inventory but not cost for voyage in progress. voyage is French word, voyage करना travel करना, ओके। शिपिंग कंपनी का काम क्या होता है? हाँ, सो शिप्स प्रोवाइड करते हैं, वो शिप से ट्रैवल कर रहे हैं, एक तो आदमी लोग ट्रैवल कर रहे हैं या कार्गो मतलब प्रोडक्ट्स ट्रैवल हो रहे हैं, गुड्स ट्रैवल हो रहे हैं, ओके, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। सो शिप आधी अधूरी पहुंच चुकी है, एंड तक डेस्टिनेशन तक नहीं गई, ओके, समुंदर में बीच में ही है वो शिप, तो वो वोयाज इन प्रोग्रेस जो है वो AS2 में कवर नहीं होता है। बट शिप जब पहुंच जाएगी डेस्टिनेशन पे और वहाँ पर शिप के ऊपर कुछ फ्यूल पड़ा हुआ है और कुछ स्टोर्स पड़े हुए हैं, तो वो जो फ्यूल पड़ा हुआ है that is inventory which is covered by AS2. Okay, so work in progress may arise for different other services, example software development, consultancy, medical services, merchant banking and so on. तो सारे सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्विस इंडस्ट्री का WIP AS2 कवर नहीं करता है, बट उसी सर्विस इंडस्ट्री में सीमेंट है, फ्यूल है, तो वो AS2 कवर करता है। सीज शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। मैं दिन भर सिर्फ शेयर ट्रेडिंग करती हूँ, ट्रेडर हूँ मैं, यही बिजनेस है मेरा, तो मेरे लिए शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टॉक हुआ, स्टॉक इन ट्रेड, बट मुझे AS2 एप्लीकेबल नहीं है, ओके। जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, कॉमर्स स्टूडेंट, तुम क्या करते हो? मैम मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बट ट्रेडिंग के लिए भी कितना टेक्निकल नॉलेज लगता है, स्टडी करना ही पड़ता है उधर। सिर्फ तुम बुक से स्टडी नहीं कर रहे हो, तुम मार्केट का स्टडी कर रहे हो। सो मुझे स्टडी बोर होता है इसलिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी स्टडी करना है, बट वहाँ का स्टडी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा, यहाँ कंफर्म रिजल्ट मिलेगा, तुम स्टडी करोगे तो पास हो जाओगे, वहाँ का स्टडी गलत गया तो डूब जाओगे, ओके। सो ये लोग ऐसे ही बोलते हैं मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ओके। और पेरेंट्स को भी, हाँ शेयर मार्केट में है मेरा बेटा, तो ट्रेडिंग कर रहा है, ओके। और ट्रेडिंग करते करते लड़की मिलने वाली है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ओके। फुल टाइम ट्रेडिंग करने वाले के साथ कोई शादी करेगा क्या? ऊपर नीचे हो सकता है, उसके साथ आपको भी ऊपर नीचे होना पड़ेगा, ओके। जिसका स्टार्ट है राकेश झुनझुनवाला तक पहुंच गए आप तो ठीक है, तो अलग बात है, बट राकेश झुनझुनवाला भी रिस्क है ना, थी मतलब एंड में क्या हुआ, हार्ट अटैक आके ही। सो वो नहीं हो सकता फुल टाइम, आप फुल टाइम एक फिक्स इनकम चाहिए, उसका जो सेविंग है वो सेविंग आप डाल दो शेयर मार्केट में, बट ये फुल टाइम नहीं कर सकते हो आप। इट शुड बी नोटेड दैट दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ AS13 एज वेल, ओके। AS13 ने भी छोड़ दिया इसको, ना वो AS2 है ना वो AS13 कवर करता है। AS13 इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आप ट्रेडर हो। इंट्राडे ट्रेडिंग पता होगा आपको, सेम डे में परचेज सेल किया, या कभी कभी पहले सेल करते हैं फिर परचेज करते हैं, सो वो शॉर्ट सेल बोलते हैं ना उसको। सो करंट इंडियन प्रैक्टिस इज हाउएवर टू वैल्यू एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। सो जो भी शेयर्स, डिबेंचर्स एज अ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब जिसका फुल टाइम काम यही है, उसके लिए वैल्यूएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं है, ना AS2 है ना AS13 है।
उसको वैल्यूएशन का जो इंडियन प्रैक्टिस है, क्या इंडियन प्रैक्टिस है, विच एवर इज लोअर कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करना है उसको, ठीक है। एंड लास्ट वन, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक, agricultural and forest products and mineral oils, ores and gases to the extent they are measured at NRV in accordance with well established practices in those industries. Example, where sale is assured under a forward contract or a government guarantee, or where a homogeneous market exists and there is negligible risk of failure to sale. So producers inventories of livestock, producer is farmer, इन्वेंट्री ऑफ लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक के एग्जाम्पल्स, हाँ काऊ बफेलो वगैरह, ओके। तो ये इन्वेंट्री है ना उनकी, बट उसका वैल्यूएशन इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम AS2। उसका वैल्यूएशन देखो कैसे होता है, इट इज़ एक्सक्लूडेड। ये मिनरल ऑयल्स, ओवर्स वगैरह भी एक्सक्लूड होते हैं, मतलब आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सो वाई दे आर एक्सक्लूडेड, टू द एक्सटेंट कहाँ तक एक्सक्लूड है, इफ दे आर मेजर्ड एट NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज सेल एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, नॉट एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल तो आपको सेल होने के बाद पता चलती है, ये तो मेरा इन्वेंट्री है तो इसका मुझे एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस पता होगा। सो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, वो भी एक्सपेक्टेड। सो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब इतना रियलाइज हो सकता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है ये। और वो NRV कैसे डिसाइड होती है, कौन डिसाइड करता है NRV, इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस इन दोज इंडस्ट्रीज, ओके, कि गवर्नमेंट गारंटी मिली है। जैसे आपने देखा होगा ओनियन, पोटैटो, जो गवर्नमेंट परचेस करती है फ्रॉम फार्मर्स, तो गवर्नमेंट गारंटी देती है ना उनको कि इस प्राइस पे हम परचेस करेंगे। सो गवर्नमेंट गारंटी मिली है तो वही अमाउंट उनका वैल्यूएशन हो गया, ओके। या अंडर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट 20 मार्च, आज 12 मार्च है, 20 मार्च को मैं आपसे 5 kg ओनियन परचेस करूंगा एट द रेट ऑफ 15 पर kg, 15। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया विद द फार्मर ऑफ ओनियन। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें डेट फिक्स है, अमाउंट फिक्स है, मतलब रेट फिक्स है, क्वांटिटी फिक्स है, सब क्लैरिटी है दोनों पार्टीज को, ओके। तो अगर 20 मार्च को प्राइस 16 रुपीज़ है पर kg, तो उसका नुकसान है फार्मर का, उसको सेल करना पड़ेगा 15 को, फ़ायदा हमारा है, ओके। 20 मार्च को अगर रेट हो गया 10 रुपया पर kg, तो फ़ायदा फार्मर का है, नुकसान हमारा। सो ये हम बेट ले रहे मार्केट स्टडी करके कि 20 मार्च को 15 रेट हो सकता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे किसी फार्मर्स ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो क्या होगा, उसके लिए रेट फिक्स है या वेरिएबल है, नहीं, उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है ना, तो उसके लिए फिक्स है वो रेट। मार्केट में रेट कुछ भी चलने दो, उसको क्या करना पड़ेगा, 15 में ही सेल करना पड़ेगा। तो वो 10 भी हो सकता है उस दिन रेट, या 16 भी हो सकता है, बट अगर उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो क्या होगा, फिक्स रेट। तो उसको वैल्यू पता चल गई ना उसके इन्वेंट्री की, क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 15 है। और अ गवर्नमेंट गारंटी और वेयर अ होमोजेनियस मार्केट एग्जिस्ट and there is negligible risk of failure to sell, and मतलब और एक कंडीशन है कि there is no risk, negligible risk of failure to sell, ओके। रिस्क क्या होगी, चलो उस दिन 10 रुपया हो गया क्या, वो गायब,
जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसने एंटर किया था 15 रुपीज़ का 10 रुपये हो गया उस दिन, तो 20 मार्च को वो आदमी गायब हुआ, तो देयर इज़ अ फेल्यूर टू सेल ना. सो वो जो फेल्यूर टू सेल की रिस्क हाई होनी चाहिए या निग्लिजिबल? निग्लिजिबल रिस्क ऑफ फेल्यूर टू सेल. ठीक है, ये भी होना चाहिए. एंड आपका एनआरवी गारंटीड चाहिए. होमोजीनियस मार्केट मतलब सभी जगह पे सेम ही होता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है रेट के ऊपर. तो होमोजीनियस मार्केट है तो क्या होगा, कुछ मतलब फिक्स रेट है. ठीक है, सो 4 एक्सक्लूजन समझ में आ गए क्या? WIP किसका? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स का. सर्विस प्रोवाइडर्स का भी WIP. ओके, और ये प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक वगैरह. एंड ये शेयर्स डिबेंचर्स वाले लोग, मतलब ट्रेडर्स फार्मर्स. 2 WIPs, ट्रेडर्स फार्मर्स. ट्रेडर्स मतलब हाँ शेयर ट्रेडिंग वाले लोग. ओके, आगे का पूरा आपको ही पढ़ना है द टाइप ऑफ इन्वेंट्री से यहाँ तक. मेजरमेंट मतलब पूरा पैराग्राफ. किसके किसके पास मॉड्यूल है? मॉड्यूल 2. हाँ ओके, सो आप यहाँ से पढ़ो फिर. टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज आर related to the nature of business ना. The inventories of a trading concern consist primarily of products purchased for resale in their existing form. ओके, सिर्फ होलसेल में परचेज करके रिटेल में सेल करते हैं वो. इट में ऑल्सो हैव एन इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज सच एज रैपिंग पेपर, कार्टन्स एंड स्टेशनरी. सो देखो, आपने शर्ट परचेज किया तो आपको हाथ में देते हैं क्या? वो कुछ तो बैग देंगे ना. ओके, सो वो बैग्स, रैपिंग पेपर वगैरह जो है, पैकिंग मटेरियल, वो भी स्टॉक रखना पड़ेगा ना. नहीं तो क्या हो जाएगा? 1000 बैग्स कल परचेज किए, ओके, जय हिंद वाले ने, एंड कल जाके शॉप ओपन करता है गोडाउन तो 1000 बैग्स ही नहीं है, गायब. फिर CCTV चेक करता है तो CCTV ही बंद किया था पहले, तो कौन लेके गया वो 1000 बैग्स? अभी हाथ में देने पड़ेंगे शर्ट्स. बैग्स ही नहीं है देने को, गायब हो गए. सो मतलब इसका भी स्टॉक रखना पड़ता है ट्रेडर को. अलॉन्ग विद द शर्ट्स आपको रैपिंग पेपर, कार्टन, स्टेशनरी बाकी जो लगेगी उसका भी स्टॉक रखना पड़ेगा. करेक्ट. आपको कभी कभी गिफ्ट कार्ड्स, क्रेडिट पॉइंट्स वाले कार्ड्स मिलते हैं मॉल में, तो वो कार्ड्स का इन्वेंट्री रखना पड़ेगा या नहीं है ज़रूरत? झाले गायब तरी चालते, नहीं चलेगा ना. सो वो स्टेशनरी में आएगा ना, कि फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने कुछ कंडीशन सेटिस्फाई किए और आप उसको गिफ्ट कार्ड दे रहे हो, तो वो गिफ्ट कार्ड का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. ठीक है. The inventories of manufacturing concern consists of several types of inventories. Raw material, which will become the part of the goods to be produced. Then parts and factory supplies, work in progress, partially completed products ना मतलब in the factory, WIP मतलब. And of course finished goods, finished products. At the year end, every business entity needs to ascertain the closing balance of inventory, which comprise of inventory of raw material, WIP, finished goods and miscellaneous items. The cost of closing inventory, example cost of closing stock of raw material, closing WIP, closing finished goods, is a part of the cost incurred in the current accounting period that is carried over to the next accounting period. सो वो कॉस्ट आपने इनकर की, मतलब उसका पेमेंट कब किया है? करंट ईयर में, बट वो सेल कब होने वाला है? नेक्स्ट ईयर में. इसलिए वो जो खर्चा इनकर किया आपने, कॉस्ट इनकर्ड इन द करंट ईयर, इट इज कैरिंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट पीरियड. करेक्ट. लाइकवाइज द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द
प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ये क्यों समझना है पता है आपको, इतना डिटेल, ईच एंड एवरी लाइन। 30% MCQs। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, करेक्ट। एंड ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड टू द करंट। ओके, सो ब्रॉट फॉरवर्ड ओपनिंग के लिए है एंड क्लोजिंग स्टॉक के लिए कॉस्ट ऑफ करंट ईयर कैरिड फॉरवर्ड। सो वो कॉमन सेंस लगा के आपके आंसर्स करेक्ट आ जाएंगे, ऐसे लर्न नहीं करना पड़ेगा। सिंस इन्वेंट्रीज आर एसेट्स एंड एसेट्स आर द रिसोर्सेज एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द एंटरप्राइज, द कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री कॉस्ट आर द कॉस्ट that are expected to generate future economic benefits to the enterprise। So यहाँ पर जो फ्रेमवर्क करके टॉपिक है आपको फाउंडेशन में भी था, इंटर में भी है, उसमें सारे डेफिनेशंस है, उधर एसेट की डेफिनेशन है। ओके, सो व्हाट इज एसेट इज डिफाइंड इन द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंट्स। सो एसेट के डेफिनेशन क्या है, एसेट आर द रिसोर्सेज expected to generate future economic benefits to the enterprise। okay, so for example आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो आपके एसेट्स क्या होंगे, आप भारी इंटीरियर करोगे, क्यों, these assets are expected to generate future economic benefits। okay, टेबल आणि 2 खुर्च्यांवरही जेवता येतं, पण टेबल आणि 2 खुर्च्या आपण ठेवल्या तर येतील का लोक सांगा, साधं येऊन जेवून तर जायचं आहे मॅडम, 15 मिनिटाचं तर काम आहे, कशाला एवढं इंटीरियर वगैरह करायचं। ओके, आप ऐसे थिंक करोगे तो इतने बड़े कंपटीशन में कौन आएगा खाने के लिए, पता है 10-15 मिनट, आधे मैक्सिमम हाफ एन आवर का काम है ये, बट इंटीरियर लगता है कि नहीं उसके लिए। सो वो एसेट हुआ आपका। ओके, अगेन लोकेशन मैटर्स। ओके, जहाँ पर यंग क्राउड ही नहीं है वहाँ पर जाके आप रेस्टोरेंट निकालो, मैम 2 साल हो गए बिजनेस ही नहीं चल रहा, मेरा लक ही खराब है, लक नहीं तुम्हारा लोकेशन खराब है। FC रोड पे जाओ, कैसे नहीं चलता तुम्हारे खाने का दुकान। ओके, सो आपकी प्रॉपर्टी आपने FC रोड पे क्यों ली, you are expecting that this asset at FC road will generate future economic benefit to the enterprise। okay, कभी कभी आप सोचते होंगे अरे ये शॉप अगर ना मेरे कॉलेज के इधर होता ना तो इसके 10 टाइम्स चलता ये कॉलेज, ये आइसक्रीम पार्लर ना जेम रोड पे होना चाहिए था तो 100 टाइम्स चलता, सुजाता मस्तानी मेरे इधर होती ना मैम तो इससे डबल तो चलती। ओके, सो यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, सो आप कहाँ पर भी गए तो भी अरे इसका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। ओके, मैम तापड़ी या प्रेस्टीज पॉइंट के इधर क्यों नहीं है। सो दीज आर द एसेट्स। ओके, सो ये एसेट्स जो भी आप लगाते हो, व्हाई यू आर गिविंग एयर कंडीशन इन क्लासरूम, for projector, why you are installing projector for online classes, why this system for online class। So these are the asset which the enterprise is expecting to generate future economic benefits। So this is the definition of assets। Assets are the resources, okay, expected to generate, from those resources we are expecting to generate future economic benefits to the enterprise। सो CA के लिए वो एक ही एसेट है सेकेंड हैंड वाला लैपटॉप या फर्स्ट हैंड वाला लैपटॉप, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होंगे, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। ओके, आपके क्लाइंट को नहीं लगता है ऑफिस बड़ा इंटीरियर वाला, आप बेडरूम में बैठ के कर सकते हो काम। एंड जब मीटिंग्स होते हैं
तब रेस्टोरेंट में जाके मीटिंग करनी है, ओके? तब आप उसको ल मेरिडियन में भी लेके गए ना तो भी चलता है, आपको वो परवड़ेगा क्योंकि आपका बाकी खर्चा कुछ है ही नहीं ना। और क्लाइंट को भी क्या लगेगा, अरे मीटिंग के लिए किधर बुलाया मुझे, उसको क्या पता बाकी खर्चा ही कुछ नहीं है, और तुम मुझे लाखों देने वाले हो तो एक लंच तो बनता ही है यार। करेक्ट? सो जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपकी जनरेशन, दे डोंट क्रिएट फिक्स एसेट्स मच, पीपी क्रिएट करके नहीं रखना है, ओके? खुद की कार क्यों चाहिए मैम, ओला उबेर से हो जाता है, कहाँ पर पार्किंग की झंझट, ओला उबेर से काम हो जाता है हमारा, ओके? सो दे डोंट क्रिएट टू मच ऑफ फिक्स एसेट्स, उनको ये क्लियर है मैम ऊपर जाते वक्त तो ये लेके नहीं जाना है ना BMW, तो वो BMW का पैसा मैं मेरे ऊपर उड़ाता हूँ ना, वर्ल्ड टूर कर लेता हूँ। और पुराने ज़माने के लोग, यहाँ पर प्रॉपर्टी है मेरी, उधर प्रॉपर्टी है, अरे वो प्रॉपर्टी सेल ही नहीं हुई फ्यूचर में, तो भले उसकी आज की वैल्यू 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, बट वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल हुई तो 100 करोड़ मिलने वाले। सो नेक्स्ट जनरेशन क्या करते हैं, मैम 100 करोड़ मेरे ना मार्केट में है, शेयर मार्केट में, गोल्ड में है, इधर है, उधर है, क्रिप्टो में है, ओके? फिक्स एसेट पीपी नहीं क्रिएट करती है, क्योंकि शेयर सेल ही नहीं हुआ, ऐसे होगा ही नहीं ना, शेयर सेल ही होगा। वो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आपको ऐड लगानी पड़ती है, ब्रोकर लगता है आपको। सो नेक्स्ट जनरेशन प्रॉपर्टीज में नहीं डालते, सब उधर रहते, म्यूचुअल फंड्स, इधर शेयर मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेन करेंसी, बैंक अकाउंट्स, क्योंकि फॉरेन करेंसी सेल नहीं हुई 10 करोड़ की, ऐसे होगा क्या बताओ? ऑब्वियसली सेल होगी, करेक्ट? विदाउट ब्रोकर यू विल गेट द कस्टमर। सो ये नेक्स्ट जनरेशन थिंक करती है, ओके? मैम फ्लैट खुद का नहीं है, रेंट पे है, ओके? वो जो पैसे सेव होते हैं वो मेरे उधर है म्यूचुअल फंड्स में, वो मेरे क्रिप्टो में है पैसे, ओके? और इधर देख लगता है ना, अरे बेचारा रेंट पे रह रहा है, खुद का फ्लैट नहीं है, ऐसे दिखता है, बट उसने ये दिमाग लगाया होता है कि वो मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा लोन लेके, तो लोन के इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहो, और वो इंस्टॉलमेंट टाइम पे पे नहीं हुए तो वो क्रेडिट स्कोर एक आता है, वो कम हो जाता है आपका, फिर आपको दूसरी जगह से लोन मिलने के लिए प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर ओनर को थोड़ा सा कन्विंस करो, रेंट 2 महीने का बाद में देता हूँ, तो आपको क्रेडिट पीरियड भी मिलता है ना, इंस्टॉलमेंट आपको मंथली पे करना ही पड़ता है। सो रेंट पे रह रहे हो या खुद के घर में रह रहे हो, कौन पूछ रहा है, इधर बाजू वाले को भी पता नहीं है कौन रहता है। सो रेंट पे रहता है एंड सारे पैसे उधर होते जो बूम जा रहे, ओके? आज डाला गोल्ड में, 5 साल के बाद बूम हुआ, ओके? सो ऐसे मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि जो मेरे स्टूडेंट सीए बन गए, सीए है बट प्रॉपर्टीज में नहीं, कार वगैरह कुछ नहीं। मैम कार तो डेप्रिसिएटिंग है, कार क्या परचेस करनी, एप्रिसिएटिंग लैंड, मैंने प्लॉट लिए हैं। सो कॉमर्स स्टूडेंट ना, और जो नॉन कॉमर्स है वो मैम BMW ले लिया, अरे वो 5 करोड़ के BMW का डेप्रिसिएशन हो रहा है, वो उसको नहीं समझता, फिर हम अरे वाह अच्छा BMW ली का, ओके। और यही कॉमर्स स्टूडेंट 5 करोड़ लैंड में डालता है या म्यूचुअल फंड्स में डालेगा, और फिर बोलेगा अरे तुम्हारी BMW की वैल्यू बताओ अभी 5 साल के बाद क्या है, मेरे इन्वेस्टमेंट की बताऊं क्या क्या है, मेरा पोर्टफोलियो देखो क्या हो चुका है। सो एसेट मतलब क्या आपको समझा? एंड वो बोल रहे इन्वेंट्री भी एसेट है, सिंस इन्वेंट्रीज आर एसेट्स, तो इन्वेंट्री के कॉस्ट में आपको क्या इंक्लूड करना है? कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द एंटरप्राइज. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने शर्ट्स मैन्युफैक्चर करके रखे, ये गोडाउन है, इधर रख दिए, स्टोर किए, तो स्टोरेज कॉस्ट लगेगा. फॉर एग्जाम्पल गोडाउन हमारा रेंट पे है, अगेन हम गोडाउन नहीं खरीदने वाले हैं, बाद में सेल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आएगा. सो गोडाउन रेंट पे लिया है, गोडाउन का रेंट, गोडाउन इलेक्ट्रिसिटी, गोडाउन इंश्योरेंस, ये सब स्टोरेज कॉस्ट है. आई विल नॉट इंक्लूड दीज कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, स्टोरेज कॉस्ट. शर्ट्स मैंने ऐसे मैन्युफैक्चर किया, रेडी है शर्ट, तो वो इमीडिएट सेल हो सकता है, या ऐसा कुछ रूल है कि मैम 10 दिन स्टोर करने के बाद ही हम उसको सेल कर सकते, ऐसा कुछ रूल नहीं है ना. सो स्टोर क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपका सेल नहीं हो रहा है, इसलिए स्टोरेज करना पड़ रहा है. सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, स्टोरेज कॉस्ट. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड बिजनेस. आप अमूल हो, अमूल आइसक्रीम वाले हो, आप आइसक्रीम बना लिया आपने, आइसक्रीम बन गया. तो आइसक्रीम कप में डालोगे सेल करने के लिए, या फैमिली पैक्स आते हैं उसमें डालोगे, डाल दिया उसमें भी आपने, फैमिली पैक में डाला, कप में डाला, और कुछ कोन में डाला, हो गया पैकिंग. और मैंने स्टोर किया है उसको, तो वो स्टोरेज कॉस्ट नेसेसरी है. हाँ, कुछ पार्ट नेसेसरी है, उसको फ्रोज़न फॉर्म में रखना नेसेसरी है. इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेंट्री, इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट बिजनेस कि आपको वो फ्रोज़न फॉर्म में रखना है, तो आपको वो कूलिंग स्टोरेज जो लगता है उसकी कॉस्ट इन्वेंट्री में ऐड करनी पड़ेगी. आपने देखा होगा कि मिनरल वाटर की बॉटल नॉर्मल एंड आपको ठंडी चाहिए, तो जो ठंडी चाहिए का 2 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं वो, क्योंकि उनके फ्रिज में थी ना, वो फ्रिज की इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगी, तो वो 2 रुपीज़ जो है फ्रीज करने के, वो आपसे लिए उन्होंने, कस्टमर से. सो दैट कॉस्ट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. ओके, बट आपको शर्ट वाला बोलता है क्या, ये ना मैंने स्टोर करके रखा ना गोडाउन में, तो स्टोरेज कॉस्ट 10 रुपये ऐड हो रहा है इसमें शर्ट में. इट्स नॉट नेसेसरी फॉर शर्ट्स, बट फॉर ये पेरिशेबल गुड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम एंड ऑल अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, आपको वो कोल्ड स्टोरेज नेसेसरी है अगर इन्वेंट्री के लिए, तो वो स्टोरेज कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री. इफ इट्स नॉट नेसेसरी इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री. इतना क्लियर कट है. ओके, सो सच कॉस्ट मस्ट बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन and cost incurred in bringing the asset to their present location of inventory. Example, freight incurred to carry the material to the factory. And conditions of inventory. Example, cost incurred to convert the material to finished goods. For example, हम शर्ट वाले हैं, तो कॉटन शर्ट, कॉटन किंग वाले लोग हैं हम, तो कॉटन किंग वाले को डायरेक्टली शर्ट नहीं परचेस करना है, वो क्या परचेस करेगा, रॉ मटेरियल कॉटन. तो कॉटन परचेस कर लिया उसने फ़ोन पे, ओके मुझे 1000 kg कॉटन चाहिए, पेमेंट हो गया आपका. वो कॉटन आना चाहिए ना उसके फैक्ट्री से हमारे फैक्ट्री तक, तो उसके लिए जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. परचेस प्राइस तो है ही, उसके ऊपर आपको जो ड्यूटीज़ लगेंगे, टोल वगैरह पे करते हो ना आप बीच में, वो सब इंक्लूड है ही. So that is cost of acquisition and cost incurred in bringing the asset to their present location of the inventory. कॉटन आपल्या फॅक्टरीवर आल्यावरच शर्टमध्ये कन्वर्ट व्हायला सुरू होणार. कॉटन जब तक हमारे फैक्ट्री में नहीं आते तब तक प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी ना. तो सिर्फ कॉटन परचेस कर लिया,
आगे वो फ्रेट वगैरह पे करके फैक्ट्री तक आना चाहिए. सो दैट फ्रेट इनकर्ड टू कैरी द मटेरियल टू द फैक्ट्री, वो इंक्लूड करना है क्या शर्ट के कॉस्ट में? यस. जितने शर्ट्स ज़्यादा बनाओगे उतनी कॉस्ट पर शर्ट लेस होगी. ओके. एंड कंडीशंस ऑफ द इन्वेंट्री, एग्जाम्पल कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू फिनिश्ड स्टॉक. सो कॉटन आ गया आपके फैक्ट्री में, आप कॉटन के रिटेलर नहीं हो, आगे क्या करोगे कॉटन का? यू विल कन्वर्ट इट इनटू शर्ट. सो वो कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है वो भी ऐड होगी. सो क्या लगता है? लेबर, वो सुइंग मशीन्स होंगे आपके पास, उसका डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगा. ओके. फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट, ये सब ऐड नहीं होगा, बट वो डायरेक्ट एक्सपेंस है. ओके. देखो फैक्ट्री इज नॉट नेसेसरी. हाँ, आप अपने लेबर को वर्क फ्रॉम होम दे सकते हो, अपना अपना सुइंग मशीन, कॉटन घर पे आएगा, शर्ट्स बनाने का, शर्ट इधर लाने का. सो फैक्ट्री इज नॉट नेसेसरी. सो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये आपने फैक्ट्री लगाई है इसलिए वो कॉस्ट आई, आपने वर्क फ्रॉम दिया होता तो नहीं आती. सो विदाउट फैक्ट्री भी शर्ट बन सकते हैं अगर आपने लेबर को वर्क फ्रॉम होम दिया तो. सो शर्ट के कॉस्ट में वो नहीं जाएगा, बट वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा बिकॉज इट्स डायरेक्ट एक्सपेंस. ओके. फिर शर्ट का जो शर्ट के कॉस्ट में इंक्लूड होता है डेप्रिसिएशन ऑफ सुइंग मशीन, क्योंकि विदाउट सुइंग मशीन आप पूरा मैनुअल तो नहीं करने वाले, नहीं तो 2 साल लगेंगे शर्ट बनने के. सो यू विल टेक द हेल्प ऑफ एनी मशीनरी. और अभी तो ऑटोमेशन इतना हुआ रहेगा कि मे बी मैनुअल वर्क ही नहीं है, पूरा ऑटोमेटेड अगर है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस तो वो पूरे मशीनरीज का डेप्रिसिएशन उसमें जाएगा ना इन्वेंट्री में. वो मशीनरीज चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो भी जाएगी कॉस्ट में, क्योंकि प्रोडक्शन हुआ तो वो कॉस्ट लगती है, ऐसे वाले कॉस्ट उसमें जाएंगे. मैं प्रोडक्शन शर्ट्स का कर रही हूँ इसलिए मुझे लेबर लग रहा है, इसलिए लेबर के वेजेस आ रहे हैं. ओके. इसलिए वो सुइंग मशीन आ रहे हैं. सुइंग मशीन मैंने भाड़े पे लिया है, मेरा स्टार्टअप है, मुझे सुइंग मशीन भी परचेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, कैपिटल ही नहीं है उतना, फिर मैंने रेंट पे लिया है सुइंग मशीन, तो वो रेंट भी इंक्लूड होगा. क्योंकि क्यों रेंट पे लिया? ऐसे ही मैम मज़ा आ रहा है सुइंग मशीन घर पे, एंटिक पीस रखना था मुझे, ऐसे नहीं है ना. वाई आई हैव टेकन ऑन रेंट? बिकॉज मुझे प्रोडक्शन करना है शर्ट्स का. सो प्रोडक्शन करने के लिए जो जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. द कॉस्ट इनकर्ड टू मेंटेन द इन्वेंट्री, एग्जाम्पल स्टोरेज कॉस्ट, डू नॉट जनरेट एनी एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द एंटरप्राइज. ये आज बनाया हुआ शर्ट है तो ये 100 रुपये का है, ये 10 साल पुराना है, 10 दिन पुराना स्टोर किया हुआ शर्ट है इसलिए वो 120 का है. सो इट डज नॉट जनरेट एनी एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट ना स्टोरेज. ओके. स्टोरेज कॉस्ट वाइन में नेसेसरी है, वाइन जितनी पुरानी है उतना आप ज़्यादा पैसा चार्ज करते हो. सो उस केस में स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड करना है. सो आपका क्लाइंट कौन सा बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है. आपका क्लाइंट वाइन प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, तो आप ये मत सोचो कि फ्री में वाइन मिलेगा, कि आपको एज 2 में क्या करना है, स्टोरेज कॉस्ट उसकी जो है वाइन स्टोर करने की वो इन्वेंट्री में इंक्लूड करनी है उसके. इट्स अ नेसेसरी. ओके. बट शर्ट के केस में ऐसे होता है क्या, ये आज बनाया हुआ ये पुराना है, नहीं. ओके. सो स्टोरेज कॉस्ट डू नॉट जनरेट एनी एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द एंटरप्राइज एंड देयरफॉर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री कॉस्ट अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज. सो वहाँ पर एग्जाम्पल्स आप डेयरी प्रोडक्ट्स, वाइन प्रोडक्शन, पेरिशेबल गुड्स जिसको स्टोरेज नेसेसरी है, वो सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो.
ओके, ये 3 पैराग्राफ्स हम ब्रेक के बाद करते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझा है आपको पूरा? ओके, सो एक 10 मिनट का ब्रेक लो एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिर। कपिल लिमिटेड ना, कपिल लिमिटेड में क्या करना था? P&L एंड बैलेंस शीट। सो क्या आया? ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 36,17,000, अदर इनकम 36,500, टोटल रेवेन्यू 36,53,500। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ परचेस था डायरेक्टली, रॉ मटेरियल कंज्यूम पहला जो आइटम है वो नहीं था। सो कॉस्ट ऑफ परचेसेस 12,32,500, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ब्रैकेट 43,000, मतलब क्लोजिंग ज़्यादा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 13,93,000, फाइनेंस कॉस्ट 1,11,000, depreciation and amortization expenses 1,20,000, other expenses 4,40,000. So note 11, carriage inward 57,500, Namrata, other expense, discount and rebates 30,000, advertisement 15,000, rate taxes insurance 55,000, repairs to building 56,500, commission and brokerage 67,500, miscellaneous expenses 56,000 plus 36,000, बिजनेस एक्सपेंस है 36,000 का। और 36,000 का कहाँ से तो जनरेट हुआ? ये है ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर वेजेस 25,000 एंड बिजनेस एक्सपेंसेस 36,000. सो दिस इज पेड ना, दिस इज बिजनेस एक्सपेंसेस पेड एंड दिस इज आउटस्टैंडिंग. सो टोटल 56 प्लस 36. Then next, bad debts 16,000 plus 25,500. ट्रायल बैलेंस में कौन से एंट्री की वजह से आए वो? सो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? 25,500 प्लस 16,000. $41,500. हाँ, टोटल बैड डेट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000. सो टोटल 4,40,000. सो वो लिख दो टोटल 4,40,000. सो टोटल एक्सपेंसेस 32,53,500. 32,53,500. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 4 lakh. टैक्स इज 1,20,000. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2,80,000. नाउ बैलेंस शीट. शेयर कैपिटल 19,90,000. रिजर्व सरप्लस, जनरल रिजर्व इज 7,000. नोट चेक करो. ओपनिंग बैलेंस है 67,000. एड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,80,000. सो चेंज करो ना वहाँ पर. एड प्रॉफिट 2,80,000 लेस ट्रांसफर टू रिजर्व 2.5%. 7,000 माइनस करो.
एंड वही जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ ना 7,000 का, है क्या ट्रांसफर 2.5% टू जनरल रिजर्व, यहाँ पर है ना, हाँ, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड at 12% on paid up capital and it was decided. So dividend भी नहीं लिया ना, हाँ. So ये कितना आ रहा है, एक मिनट करो प्राजक्ता, 67,000 प्लस 2,80,000 माइनस 7,000, 3,40,000. हाँ, सो ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड है ना, सो ये नहीं आएगा एज पर अमेंडमेंट, ये भी नहीं आएगा. ओके देखो पुराने ज़माने में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था जो कट किया है, अभी नहीं है वो. ओके रिलायंस ग्रुप की वजह से ये आया था रूल. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते समय ही उसके ऊपर टैक्स लगा के हाथ में दो शेयर होल्डर्स को. सो शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड इनकम है वो टैक्स फ्री हो गया था, बट अभी ऐसे नहीं है. अभी आपको डिविडेंड सिर्फ मिलेगा फ्रॉम कंपनी, यू नीड टू पे द टैक्स ऑन डिविडेंड एज अ टैक्स पेयर. ओके सो वो कुछ तो लिमिट है, आई थिंक 1 लाख या 10 लाख, वहाँ तक आपका डिविडेंड इनकम है तो वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर गया तो टैक्स पेएबल है. अभी कंपनी नहीं टैक्स डिडक्ट करेगी, ठीक है. इसलिए वो कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो तो हटा दिया एज पर अमेंडमेंट, बट ये भी अमेंडमेंट है ना AS4 की. एज पर AS4 डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज नॉट लायबिलिटी, इट्स अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. वो कब लायबिलिटी बनती है, नेक्स्ट ईयर में आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग. सो उन्होंने उसको लायबिलिटी में दिखाया होगा. ये 2,38,800 एक इफेक्ट एंड दूसरा इधर इक्विटी डिविडेंड पेएबल 2,38,800, तो वो नहीं दिखेगा. सो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, हाँ सो हमारा प्रॉफिट आएगा ये 67,000 माइनस 7,000 60,000 होता है, और उसमें 2,80,000 ऐड करो, 3,40,000 आ गया आपका. एंड उसमें ये हुआ P&L का बैलेंस, एंड जनरल रिजर्व कितना है, सो आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट की टोटल क्या है, RNS. एग्जाम में क्या लिखना है, RNS नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस. ओके शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट मार्क्स, फुल फॉर्म फुल मार्क्स. ओके ये रूल है. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस की टोटल हमारी अलग आने वाली है, दैट इज 3,47,000. फिर करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स 2,40,500. अदर करंट लायबिलिटीज की नोट देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट उधर लिखना है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नहीं लिखा है. हाँ उन्होंने एक बार चेक करते हैं ये एनेक्सचर में, प्राजक्ता चेक करो एनेक्सचर में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है करंट लायबिलिटीज के, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लिखा है या अदर करंट लायबिलिटीज में. मॉड्यूल 3 किसके पास है, मॉड्यूल 3
सो बैंक नम्रता तुम अमाउंट चेक करो, वो चेक करेगी. बैंक ओवरड्राफ्ट 12,67,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000 प्लस 36,000. ये वाले. अदर करंट लायबिलिटीज में लिखो वो 25,000 एंड 36. बैंक ओवरड्राफ्ट चेक करना है प्राजक्ता, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में है या अदर करंट लायबिलिटीज में. आपके पास नोटबुक्स है, बाकी स्टूडेंट्स नोटबुक में जो पहले आपने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, उसमें बैंक ओडी कहाँ पर लिया था? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपने लिया था या अदर करंट लायबिलिटीज में लिया था? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. हो इज बैंक ओडी. हो मग ते ओके. हाँ चलो, ये आरटीपी में 18 का है, ये पुराना है तो इसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं. हाँ, आरटीपी में 18, आरटीपी में 21, एमटीपी 60, एमटीपी अक्टूबर 20 एंड एमटीपी मार्च 22. सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ले आप उसको. करंट लायबिलिटीज का ट्रेड पेएबल्स इज 2,40,500. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इज बैंक ओडी ना 12,67,000. ओके. अदर करंट लायबिलिटीज में सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे 61,000. एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है. प्रोविजन किसकी की है? सिर्फ टैक्स की आएगी 1,20,000. ठीक है. सो ट्रेड पेएबल्स अगेन टोटल चेंज होगी. हाँ, उनके साथ मैच नहीं होने वाला है. ओके. सो ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लायबिलिटीज. अमाउंट्स बताओ. 2,40,500. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब बैंक ओडी 12,67,000. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस सिर्फ टैक्स का प्रोविजन फॉर टैक्स 1,20,000. अदर करंट लायबिलिटीज में सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाला 61 ना, वो 25,000 प्लस 36,000. नाउ टोटल करो आप कैलकुलेटर पे. कैलकुलेटर का स्पीड बढ़ेगा ना इससे, प्रैक्टिस. 2,40,500 प्लस 12,67,000. ये दिस इज द टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज. नाउ ऐड रिजर्व सरप्लस की टोटल याद है क्या किसी को? 3,47,000 इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. एंड शेयर कैपिटल की तीनों को ऐड करो. शेयर कैपिटल क्या है? 19,90,000. 40,25,500. 40,25,500. ठीक है.
वहाँ पर क्या किया उन्होंने, सिर्फ रिजर्व सरप्लस से वो डिविडेंड कम हो गया एंड वो रिजर्व सरप्लस से जाके करंट लायबिलिटी में आ गया ना, अदर करंट लायबिलिटी में, सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, इक्विटी डिविडेंड पेएबल। ओके, सो लायबिलिटी साइड को ही एक नोट से रिजर्व सरप्लस से ट्रांसफर होके वो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आया था, बट वो सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव्ड होने के बाद वो लायबिलिटी बनती है, अभी वो क्या है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, तो उसका आपको नोट लिखना पड़ेगा। आता झालं का टॅली? एंड डेल्टा का हुआ क्या टैली? हाँ, डेल्टा में सिर्फ बैलेंस शीट है, नहीं पी एंड एल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1200 रुपीज़ इन 1000 लिखा है क्या? रुपीज़ इन 1000 3 शून्य आहेत ना वरती, 3 शून्य आहेत ना? हाँ हाँ। अदर इनकम 6, टोटल इनकम 1206, एक्सपेंसेस परचेसेस एडजस्टेड ब्रैकेट में 400, फाइनेंस कॉस्ट 30, डेप्रीसिएशन 80, अदर एक्सपेंसेस 150, टोटल एक्सपेंसेस 660, प्रॉफिट 546। हाँ, नाही 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 नाही, आमची ऑटोमेटेड आहे, आम्हाला एम्प्लॉईज लागत नाही, फुल्ली ऑटोमेटेड, रोबोटिक, नो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस इन आवर पी एंड एल, एवढंच आहे। ओके, सो डायरेक्टली प्रॉफिट इज 546, उसका 30% टैक्स 163.80, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 382.20, बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल 495, रिजर्व सरप्लस 807.20, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 300, ट्रेड पेएबल्स 30 करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 163.80 एंड टोटल इज 1796। नॉन करंट एसेट्स में पीपी 1550, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 96, ट्रेड रिसीवेबल्स 120, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30, टोटल 1796। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 थे क्या? 7 एंड 8, तो आज के लिए 9 है। हाँ, होमवर्क क्वेश्चन 9 डिस्कस करना है या डायरेक्टली सॉल्व करोगे एंड कल डिस्कस करेंगे? ओके, सो 9 होमवर्क है, अभी आ जाओ AS2 में। So valuation of inventory is crucial, important. Why? Because of its direct impact in measuring profit or loss for accounting period. इन्वेंट्री आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने गलत इन्वेंट्री लिख दी तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, मतलब बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट में गड़बड़ हुई तो नेट प्रॉफिट में गड़बड़ होगी। सो दैट्स वाई there is a importance to valuation of inventory. Higher the value of closing inventory, lower is the cost of goods sold and hence higher is the profit. Closing inventory ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को होती है, आप क्रेडिट साइड बढ़ा दो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके, डेबिट साइड कम कर दो तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कम दिखाओ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ज़्यादा दिखा है तो प्रॉफिट कम होगा, डेबिट साइड ज़्यादा हो गई ना मतलब। सो द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस डिमांड्स दैट नो प्रॉफिट शुड बी एंटिसिपेटेड व्हाइल ऑल फोर्सिएबल लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ओके, प्रूडेंस कंसेप्ट, ओके, कि मेरा रैंक आ ही जाएगा, दैट इज द एंटिसिपेशन, वो नहीं रिकॉर्ड करना है। नो प्रॉफिट शुड बी एंटिसिपेटेड।
बट अगर मैं फेल हो गया तो ऑल फॉरसीएबल लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ओके मैम, मेरा रैंक कंफर्म है, दैट इज एंटिसिपेशन। पूरे भारत से बैठने वाले हैं लोग, ये क्लास में जितने बैठे हैं उनके साथ नहीं है। पूरे भारत कहाँ कहाँ से पढ़ रहे, पूरा भारत नहीं, नेपाल भी है और यूएई कंट्रीज भी है, वहाँ पर भी लोग सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो नो प्रॉफिट शुड बी एंटिसिपेटेड। सो फॉर एग्जाम्पल हमारा शर्ट्स का बिजनेस है एंड हमारे कुछ शर्ट्स आउट ऑफ फैशन गए हैं। सो आउट ऑफ फैशन वाले शर्ट्स को सेल करना इजी है या डिफ़िकल्ट है? डिफ़िकल्ट। तो वो सेल करने के लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, करेक्ट? सो आपके नॉर्मल शर्ट की प्राइस 1000 है, बट जो आपके इन्वेंट्री में 100 शर्ट्स पड़े हुए हैं वो आउट ऑफ फैशन है, ऐसे कोई पहनता नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको फैशन के साथ लेना देना नहीं है, कपड़े पहनने को मिल गए, डन है उनके लिए। तो उन लोगों को आप, अगर आपको वो शर्ट बनाने के लिए कॉस्ट लगी 400, तो आप स्टॉक क्लियरेंस सेल सुना है? सो जो आप सेलिंग प्राइस 1000 लगा रहे थे उसको 800 लगा के देखो क्या हो रहा है। नहीं सेल, 700 लगा के देखा, 600 लगा के देखा, आप ब्रेक इवन पे आ गए 400 जो कॉस्ट है आपकी, फिर भी सेल नहीं हो रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है। मतलब जिनको परवड़ता नहीं है उनको भी फैशनेबल चाहिए आजकल। ओके मैम, लोन ले लेंगे लेकिन फैशन वाला ही पहनेंगे इसे देखा होगा आपने। ओके 400 तक पहुँचे नहीं है कस्टमर, फिर आपने क्या किया, चलो एक शर्ट पे 5 शर्ट फ्री, तो मेरे 100 शर्ट तो निकलने चाहिए ना। पूरे फ्री देने से बेटर है 5 शर्ट जाएंगे फ्री बट एक तो सेल हो रहा है, मतलब 20% तो सेल होगा, उसमें से 80 शर्ट्स फ्री में जाएंगे, 20 शर्ट्स के तो पैसे मिलेंगे। सो ऐसे कुछ तो करते करते आपको स्टॉक क्लियर करना है जो आउट ऑफ फैशन गया है। ओके, पहले तो यहाँ पर रॉन्ग इन्वेंट्री मैनेजमेंट हुआ कि आपको पहले ही आइडिया आती है कि ये आउट ऑफ फैशन जाने वाला है, तो इसको पहले ही सेल करना चाहिए था आपने, बट आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट रॉन्ग हुआ। ओके, उसके लिए दिमाग लगता है CA में प्लस MBA बंदे का, और उसने आपको अच्छे से गाइड नहीं किया तो आप उसको बोलोगे, बट बोल के फायदा नहीं कि पहले ही बताना चाहिए था ना, मार्केट का स्टडी नहीं क्या किया, ये आउट ऑफ फैशन जा रहा था तो पहले ही क्लियर करते ना, पहले ही एक के ऊपर बाय 1 गेट 1 फ्री लगा देते तो सेल हो जाता। बट अभी ऐसे सिचुएशन में आपके शर्ट की कॉस्ट 400 है एंड 300 में एक आदमी मिला आपको कि चलो मुझे अनाथ आश्रम में देने हैं, तो 300 में ये 100 शर्ट्स में खरीद रहा हूँ, तो आपकी कॉस्ट है 400 एंड NRV इज 300, सो यू विल रिकॉर्ड दैट इन्वेंट्री एट NRV 300। ओके, मैं ले सकता हूँ, हाँ, मैं जाके ट्रस्टी को पूछूंगा अनाथ आश्रम के कि ये शर्ट्स चलेंगे क्या। आजकल अनाथ आश्रम में भी नहीं चलता, हाँ, हमारे अनाथ आश्रम के बच्चे 300 वाले शर्ट क्यों पहनेंगे, वो भी 1000 वाले पहनेंगे, ऐसे है। ओके, सेकेंड हैंड वाले कपड़े अनाथ आश्रम वाले ही क्यों पहनेंगे, हमें भी ब्रांडेड चाहिए, हमारे बच्चों की भी दिवाली है, हमारे बच्चे भी ब्रांडेड ही पहनेंगे। सो उसने सिर्फ आपको बताया कि मैं ले जा सकता हूँ, तो इट्स योर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 300 की, एक तो बंदा मिल गया सर जो 300 में रेडी हो गया, तो वो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक वो सच में वो 100 शर्ट्स उठा के लेके नहीं जाता है। ओके, बट फॉरसीएबल लॉस क्या है कि 300 मतलब 100 का लॉस है, तो वो रिकॉर्ड करना है आपको बुक्स में। सो इसलिए आप वो शर्ट 400 पे नहीं दिखाओगे, यू विल शो इट एट
300। आपने इन्वेंट्री 300 पे रिकॉर्ड की, इसका मतलब आपको सो का लॉस हुआ क्या एक्चुअल में, या फॉरसिएबल लॉस है? फॉरसिएबल लॉस है। ओके, कल जाके लक बदल गया, भाग्य बदल गया आपका, और वो ट्रस्टी मान गया कि अरे 1000 प्राइस है ना उनकी, तो क्यों 300 में ले रहे हो, 2000 में। बहुत बड़ा फंडिंग आया मुझे, इलेक्शंस आए हैं, सो 1000 में दे दो उनको। सो क्या हुआ यहाँ पर, आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की थी 300 में, फॉरसिएबल लॉस, बट ये एंटीसिपेटेड प्रॉफिट जो हुआ आपको अचानक, कॉस्ट 400 एंड 1000 को लेने के लिए रेडी हो गया, वो 600 का प्रॉफिट इज एंटीसिपेटेड प्रॉफिट, वो रिकॉर्ड करना है क्या? नहीं। ओके, सो जो बचपन में आपने सीखा था 11th में, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उसका लॉजिक ये है, क्या लॉजिक है? नो रिकॉर्ड ऑफ एंटीसिपेटेड प्रॉफिट बट रिकॉर्ड ऑल फोरसिएबल लॉसेस। सो मेरा रैंक आएगा ऐसे, भ्रम में मत रहो। मैं फेल हो गया तो मुझे फेल नहीं होना है, तो मुझे ये पहले से ही उसके लिए होमवर्क करने पड़ेंगे, रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा, रेगुलर टेस्ट लिखने पड़ेंगे, वो 4 चीज़ें। ओके, रेगुलर अटेंडेंस, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर रिवीजन, जो क्लास में सिखाया वो घर जाके फिर से सॉल्व करना है, एंड रेगुलर टेस्ट, क्लास होमवर्क रिवीजन टेस्ट, क्लास होमवर्क रिवीजन टेस्ट। ऑल इंडिया रैंकर का सक्सेस मंत्र कुछ अलग नहीं है, यही सक्सेस मंत्र है। ओके, ये स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली किया तो अक्टूबर में प्रेशर नहीं आता है, फिर वो दिवाली मना रहा है, मैम मेरा डन है, सब रेडी है, सो आई एम एंजॉइंग दिवाली विथ फैमिली। बट स्टार्टिंग में जिन्होंने टाइम पास किया है वो क्या करते हैं पता है? पेरेंट्स को बताते हैं मुझे छोड़ने के लिए आ जाओ एग्जाम सेंटर पे, एक चैप्टर बाकी है, वो पीछे बैठ के मैं वो एक चैप्टर पढ़ता हूँ एग्जाम सेंटर तक। आपने देखे होंगे 2 व्हीलर पे पीछे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। साल भर क्या किया? कुछ नहीं। और फिर 1-1 मिनट इम्पॉर्टेंट ट्रैवलिंग टाइम, पापा ट्रैवलिंग टाइम में एक चैप्टर हो जाएगा मेरा एग्जाम सेंटर तक, कितना इम्पोर्टेंट टाइम है मेरा, आप छोड़ने को आ जाओ। मैंने ट्रैवल किया तो मेरा टाइम जाएगा ना, आप छोड़ने को आ जाओ तो मेरा एक चैप्टर हो जाएगा एग्जाम सेंटर तक। तो मेरे जैसी पेरेंट बोलेगी फिर साल भर क्या किया तुमने? कुछ नहीं ना, तो अभी भी मत करो कुछ और जाओ खुद से ही। Okay, so teacher plus parent is wrong combination, horrible combination. So principle of prudence समझा आपको क्या है? Thus, if net realizable value of inventory is less than the inventory cost, inventory is valued at NRV, correct? To reduce the reported profit in anticipation of loss। जो भी reported profit है, gross profit, वो तो actual profit है, but इसको आप reduce कर रहे हो कौन से amount से? anticipated loss से reduce कर रहे हो, क्योंकि आप closing stock NRV पे दिखा रहे हो। instead of 400 cost you are showing at 300, so that 100 is anticipated loss जो हुआ नहीं है, फिर भी करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट आपने रिड्यूस किया है बाय 100 बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। हाँ, मतलब MCQ आपका करेक्ट आएगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस विल बी द वन ऑफ द ऑप्शंस ना इन MCQs। So thus, if NRV of inventory is less than the inventory cost, inventory is valued at NRV to reduce the reported profit in anticipation of loss. On the other hand, if NRV of inventory is more than inventory cost, the anticipated profit is ignored. NRV अगर ज़्यादा है तो NRV पे नहीं दिखाते हो। ओके मैम, वो अनाथ आश्रम वाला रेडी हो गया है 500 में, सो में 400 कॉस्ट है बट NRV 500 है, सो 500 इज एंटीसिप, वो रेडी हुआ है, उसका ट्रस्टी रेडी है क्या?
ट्रस्टी पेमेंट करने वाला है, ये रेडी होके क्या करेगा? जो पेमेंट करने वाला है वो रेडी है क्या, बताओ? ओके, सो वो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट इग्नोर करना है एंड द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट इन दैट केस. 400 और 500 इज NRV, so 400 is lower, whichever is lower. In short, inventory is valued at lower of cost and NRV. The standard specifies what the cost of inventory should consist of and how the NRV is determined. कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है आपको समझा? वो कॉस्ट दैट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द एंटरप्राइज. ओके, शर्ट स्टोर करके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं बढ़ रहे. ये आज बनाया हुआ शर्ट 100 का है और ये 10 दिन पुराना है, ये 150 का है, ऐसे नहीं हो रहा है ना. सो दैट कॉस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड. सो कॉस्ट आपके पास आ गई. NRV कैसे डिटरमाइन करना है वो आगे आप पढ़ेंगे. फिर आप NRV डिटरमाइन करोगे, विच एवर इज लोअर लगाओगे. अगर ये BCom वाले बंदे ने स्टडी किया होता तो आपकी ज़रूरत नहीं थी, बट वो नहीं पढ़ रहे, वो अच्छा है ना, इसलिए हमारा काम बढ़ता है ऑडिटर का. ओके, उन्होंने ये सब डिटेल में पढ़ना है, इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया तो हमारा काम ही नहीं है. ओके, एंड ये सीखते सीखते आपको AI टूल सीखने पड़ेंगे. जैसे हमने पढ़ाई करते करते कंप्यूटर सीखा, वैसे आपको ये कुछ करना नहीं है, बट आपका जो एलेक्सा है, दैट एलेक्सा को ये करेक्टली समझा है क्या? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, वो करेक्टली विच एवर इज लोअर लगा रही है या नहीं, इतना ही देखना. क्योंकि AI टूल्स आने वाले हैं ना, ये आपको रिकॉर्ड नहीं करना है विच एवर इज लोअर. विच एवर इज लोअर कौन करेगी? एलेक्सा. आप क्या करोगे? एलेक्सा वैल्यू इन्वेंट्री. ओके, सिर्फ एलेक्सा प्रिपेयर रोटीज वो अभी तक नहीं आया है, शायद वो भी आ जाए. सो इसके साथ आपको AI टूल्स लगेंगे जो एलेक्सा को ट्रेन करेंगे ये सब. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट्स का, तनय का हो सकता है कि मैम फिर हमें क्यों सीखना है, एलेक्सा ही करने वाली है तो मैं चाहता हूँ फोटो निकालने के लिए. तो नहीं, एलेक्सा को आपको ट्रेन करना पड़ेगा ना. हो, प्रॉम्प्ट इंजिनियर म्हणतात ना त्याला, आय गेस. हाँ, सो एलेक्सा को आपको ये ट्रेन करना पड़ेगा एंड आपने दिया हुआ ट्रेनिंग के हिसाब से ही एलेक्सा कर रही है या नहीं, इसके लिए रुकना पड़ेगा. इफ शी इज डूइंग वेल देन यू कैन गो इन वाइल्ड लाइफ. चालेल मॅम. Abnormal gains or losses are not expected to recur regularly. हर रोज होता है क्या मैम? हर रोज आग लगती है हमारे गोडाउन में. Abnormal loss हर रोज नहीं होते. For a meaningful analysis of enterprises' performance, the users of financial statements need to know the amount of such gains or losses included in current profit or loss. For this reason, instead of taking abnormal gains and losses in inventory cost, these are shown in the profit and loss statement in such a way that their impact on current profit or loss can be perceived. So आपने देखा होगा profit before exceptional and extraordinary items, then less exceptional items, P&L का format, then profit before extraordinary items, then extraordinary item, then profit before tax, then profit after tax. So सबसे पहले क्या आया? Profit before exceptional, extraordinary items and taxes. फिर exceptional items लेस हुए तो आया profit before extraordinary items and taxes. फिर क्या लेस हुआ? Extraordinary item. फिर आपको मिला profit before tax, then profit after tax. सो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स मतलब ये एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल गेन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कोर्ट में केस फाइल की थी आपने एंड आपको कुछ मिला उसके बदले में. ओके, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड इन द कोर्ट केस. यही अपोजिट, कॉम्पेंसेशन पेड. हमने किसी का व्हीकल फोड़ा था और वो कोर्ट केस हमारे अगेंस्ट में गई और हमें कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ा.
और क्या कॉम्पेंसेशन हो सकता है? मैकडोनल्ड्स को लगा कि हमने उनका एम चुराया है, इसलिए मैकडोनल्ड्स ने हमारे ऊपर केस फाइल की एंड कोर्ट को भी लगा चुराया है, तो कोर्ट ने हमें फाइन लगाया कि इनको कॉम्पेंसेशन पे करो कि आपने उनका एम चुराया, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। सो वो कॉम्पेंसेशन पेड, एबनॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल गेन, कॉम्पेंसेशन रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, एबनॉर्मल गेन, बट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज नॉर्मल, आपको प्रीमियम हर साल पे करते रहना है, ठीक है। सो ये समझ में आ गया। तो ये इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यूजर्स को समझेगा नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से इन्वेंट्री गई पूरी, तो वो एबनॉर्मल लॉस है, उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस मिलेगा अगर पॉलिसी निकाली है तो, एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने, तो ये सब एबनॉर्मल अलग से दिखाना है। आप इन्वेंट्री के नहीं ना, वो लास्ट ईयर अर्थक्वेक में गया ना हमारा, इसलिए अभी 1000 का शर्ट हम तो 2000 में सेल कर रहे हैं, तो वो बोलेगा हाँ क्या, फिर वो जो बाजू में आदिदास है ना, उनका नहीं अर्थक्वेक से कुछ हुआ, आदिदास वाले 1000 में दे रहे हैं, सो हम वहाँ से लेते हैं। सो अर्थक्वेक आपके इधर हुआ, वो आपका प्रॉब्लम। सो आप इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा सकते हो क्या? सो इन्वेंट्री के कॉस्ट में होगा क्या वो ऐड? नहीं होगा। सो एबनॉर्मल जो है वो सब P&L डेबिट। आपने इन्वेंट्री के कॉस्ट में अगर आप ऐड करते हो तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस निकलती है, एंड वो मार्केट के साथ कॉम्पिटिटिव नहीं हुई तो शॉप ही बंद करना पड़ेगा, फिर पूरा ही लॉस है, लॉस ही लॉस, बिजनेस ही बंद। सो आपकी प्राइस मार्केट के साथ कॉम्पिटिटिव भी होनी चाहिए, करेक्ट। अर्थक्वेक आपके इधर हुआ है, मार्केट में नहीं हुआ बाकी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम, सो वो आपका एबनॉर्मल लॉस है, P&L डेबिट करो उसको। इन्वेंट्री में ऐड करोगे तो कोई नहीं शर्ट, आप ऐसे कहाँ तिकडे समाज सेवा करणार आहेत का, सोशल वर्क करेंगे क्या कस्टमर बेचारे का अर्थक्वेक हुआ है यार, 2000 में लेते हैं, वहाँ पर मिल रहा है 1000 में, लेकिन अर्थक्वेक, ऐसा कोई कस्टमर सोचने वाला है क्या? क्योंकि उसके घर में अर्थक्वेक होगा। घर पे बताया मैं, मम्मी मैंने 2000 का शर्ट लिया, उसके इधर अर्थक्वेक हुआ था, इसलिए बाजू में मिल रहा था 1000 में, फिर भी मैंने 2000 का लिया। सोशल वर्क, ओके। सो पेरेंट्स बोलेंगे तुम कमाओ एंड देन डू द सोशल वर्क एंटायरली, मेरे कमाई का सोशल वर्क मत करो। सो ऐड नहीं होगा वो। So part 1 of Schedule 3 to the Companies Act 13 prescribes that valuation method should be disclosed for inventory held by company. So valuation method disclose करनी है, okay? So methods अभी तक सीखे नहीं है, but जो भी method आएगी वो disclose करनी, okay? ये sentence नीचे होना चाहिए था जहाँ पर हम method सीखेंगे, but वो पहले ही दे दी। अभी मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। NRV इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, अंडरलाइन करो, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, मतलब ही सेलिंग एक्सपेंस ना, कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, सब एस्टिमेटेड ही चल रहा है, सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एस्टिमेटेड, कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल एस्टिमेटेड। सो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, ये दोनों कॉस्ट लेस करने के बाद आपको मिलेगी NRV, ठीक है। NRV किसकी मिलेगी पता है क्या आपको? इन्वेंट्री में 3 है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का NRV अलग है, फिनिश गुड्स का अलग है, WIP का NRV अलग है, तो ये करेक्ट है नम्रता, फिनिश गुड्स की NRV है ये, ओके। क्यों? सो हाँ करेक्ट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस
less estimated cost necessary to make the sale, that is selling expense, and less estimated cost of completion. ओके ये फिनिश गुड्स की नहीं है, ये WIP की हुई. ओके 31 मार्च है आज एज्यूम, तो आज जो आपका इन्वेंट्री आधा अधूरा प्रोड्यूस्ड है उसको बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट 100 है. ऑलरेडी 50 कॉस्ट हो चुकी है अभी तक के प्रोडक्शन की, तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 100 है. मतलब टोटल कॉस्ट वो बनाने की 150 है. फिर उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस लगते हैं, एजेंट को देने पड़ते हैं 20 रुपये. सो कितना हुआ 170. फिर प्रॉफिट है मेरा 30. फिर मेरी सेलिंग प्राइस आई 200. सो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. रिवर्स में आ जाओ. 200 सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल 20 थी, तो 180 पे आ गए. माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 100 था. करेक्ट. सो 180 से 100 माइनस किया तो 80 आ गई NRV, दैट यू विल कंपेयर विद द कॉस्ट ऑफ WIP. कॉस्ट कितनी लगी WIP के लिए, दैट यू विल कंपेयर विद NRV. ओके. सो WIP की कॉस्ट कुछ तो XYZ होंगी, 88 है. ये कॉस्ट हो गई ना. एंड NRV पे कैसे पहुंचना है, WIP का NRV बताओ आप अभी. नाही, इथले शब्द सांगा. पेपरात काय लिहा, लेस हे लिहिणार आहे, हे लिहिणार आहे. सेलिंग एक्सपेन्सेस हा सायली लिमयांचा शब्द आहे. AS2चा शब्द काय आहे, हां एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक दी सेल, हा शब्द आहे ना. AS2 MCAनी नोटिफाय केले, माझी वाक्य नाही केली नोटिफाय MCAनी. लेस तो आपको मिल गया इथं थांबायचं. फिनिश गुड्सला, फिनिश गुड्स के लिए इधर ही रुकना है. ये कहाँ पर दिया है, फाउंडेशन में इन्वेंट्री करके एक टॉपिक है ना, उसके मॉड्यूल में दिया हुआ है कि फॉर रॉ मटेरियल NRV इज रिप्लेसमेंट वैल्यू, फॉर WIP these 3 things, and for finished goods estimated selling price less estimated cost necessary to make the sale. ये कितना था, 20 था ना, एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 100 था. रिप्लेसमेंट कॉस्ट. आज अगर रिप्लेस करने, हमने कॉटन खरीदा था, ये रिप्लेस करना है, ये पसंद नहीं कॉटन, मुझे रिप्लेस करना है. सो किस कीमत में मिलेगा मुझे, दैट वैल्यू इज NRV. नोट डाऊन करके रखो. ये काही आठवलं का फाउंडेशनचं, का काहीच नाही. तिथंही लिहिलं होतं नोट डाऊन आपण हे टेबल में. सो ऐसे करके NRV आ गई 80, कॉस्ट है 88, विच एवर इज लोअर. सो 80 पे रिकॉर्ड होगा आपका WIP. मन से करो, वो टाइम पास है. उसके लिए एक्सेल क्यों लग रहा है आपको.
आपके जो जूनियर्स हैं उनको बोलो, आप क्या बोलोगे? मॉड्यूल अच्छे से करो। ओके, क्लास नोट्स नहीं करना है, मॉड्यूल से ही पढ़ना है। अगर इंटर के क्लास कैसे होते हैं देखना है तो, नहीं देखने हैं तो क्लास नोट्स। मैंने क्या ओपन किया है? सीए फाउंडेशन इन्वेंट्री टॉपिक, एनआरवी का पैराग्राफ, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक दी सेल, ये एनआरवी होता है। इन केस ऑफ फिनिश गुड्स एंड ट्रेडेड गुड्स, एनआरवी विल जनरली मीन सेलिंग प्राइस विच इज रिड्यूस्ड बाय selling and distribution expenses, Prajakta, full stop. In case of WIP, expenses and overheads required to be incurred to convert WIP into finished goods and making it ready for sale will also be reduced. Will also be मतलब वो तो लेस करना ही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, प्लस ये भी लेस करना है फ्रॉम सेलिंग प्राइस. And in case of raw material, replacement cost is generally considered as NRV. तर आपण असं इथे लेफ्टला थोडंसं टेबल काढलं होतं, इथे जागा होती तिथे. रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, WIP एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मायनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक दी सेल. एंड फॉर फिनिश गुड्स एंड ट्रेडेड गुड्स, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक दी सेल. डन है क्या? ठीक है. सो एग्जाम्पल 1 एंड ये जो चार्ट है वो आप कल करो मैं आने तक, एग्जाम्पल 1 और ये. एंड फिर हम कॉस्ट में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. पहले तो परचेस करोगे, फिर कन्वर्ट करोगे. तो वो 2 कॉस्ट भी पढ़ लो एंड एग्जाम्पल 2 के 3 केसेस भी पढ़ लो. यहाँ तक हम जॉइंट और बाय प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे.